हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट पेपर, जो कि आपके MTS के लिए होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज के पेपर में हम देखेंगे 50 प्रश्न, जिसपे कि आपका 30 होगा DOP का और 30 प्रश्न होंगे आपके 10 प्रश्न होगा आपका जनरल नॉलेज का और साथ में 10 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स का होगा। और यह सारे प्रश्न आपके MTS एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा, जैसा कि आपका MTS का पेपर होना है उसी के हिसाब से यह मॉडल पेपर तैयार किया गया है। और मॉडल पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारे क्लास में, उसी का सेट का पूरे क्वेश्चन आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। तो पहले 30 प्रश्न आप देखेंगे जो कि आपके DOP के होंगे और उसके बाद 10 प्रश्न आपको देखना जो GK का होगा और 10 प्रश्न जो होंगे उस पर आपको देखना है जिसमें कि अपने सभी टॉपिक कवर हो रहे हैं, बोर्ड मार्क्स से लेकर लास्ट में आपका जो एक एक नियम है वहाँ तक एवरेज सब कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए अपने इस पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा। हमारी आज की जो वीडियो है इसे हम बहुत जल्द ही सॉल्व नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा आराम से करेंगे, आपके लिए समय देंगे। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लास्ट में आपके आंसर कमेंट करने के बाद ही हमारा आंसर जो होगा तो डिस्प्ले में आपको दिखेगा। तो चलिए फिर सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो भी है उसे हाजिर करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और हमारे जितने भी प्रश्न हैं तो इस पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे देख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। जो लोग हिंदी देखना चाहते हैं हिंदी वाले भी आराम से समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले भी आराम से समझ सकते हैं। मतलब किसी को कोई शिकायत नहीं है। बस जिनको पढ़ना है, पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरह से सभी क्वेश्चंस को देखें और नोट भी कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके परीक्षा के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से यह प्रॉफिट जरूर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ नॉन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। नॉन मेडिकल बीमा पॉलिसी की अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो यहाँ पास आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को आपको जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। दोस्तों आप जब भी कमेंट करेंगे तो कमेंट करने के लिए एक नोट है, उसे आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद उसका ऑप्शन नंबर टाइप करना, ठीक है। तो तभी हमें पता चलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर टाइप किए हैं। अगर ABCD टाइप करते जाएंगे तो लास्ट में हमें पता नहीं चल पाएगा कि आपने किस क्वेश्चन नंबर का कौन सा आंसर टाइप किया है। और साथ में ही आपको वीडियो देखने के साथ साथ में इसका कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए, जिसपे कि आपको सारे क्वेश्चन के साथ में कमेंट जल्दी करने का मौका मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसका आंसर लगभग आपने टाइप कर ही दिया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन का जो भी आंसर सही है उसको सामने करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 35। नॉन मेडिकल बीमा पॉलिसी की अधिकतम आयु सीमा क्या है, ये होती है 35 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर अपना एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न जो कि बहुत ही अच्छा है। बाल जीवन बीमा की आयु सीमा क्या है। एज लिमिट फॉर चिल्ड्रेन लाइफ पॉलिसी इज। तो आपको यहाँ पास बाल जीवन बीमा की आयु सीमा क्या है ये आपको बतानी है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 से 20 ईयर और 5 से 18 ईयर और यहाँ पास 6 to 18 ईयर, 5 to 12 ईयर। इसमें से आपको एक ऑप्शन चयन करना है, जो भी सही लगे आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है इन सभी प्रश्नों को आप पहले से अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, लेकिन इन सारे प्रश्नों को आप एक बार फिर से देखेंगे तो आपका जो रिवीजन है वो अच्छी तरह से होता जाएगा। तो इसमें का आंसर आपका जो है तो ये भी पहला नंबर हो जाएगा आपका A नंबर, मतलब 5 to 20 ईयर। तो ये होता है बाल जीवन बीमा की आयु सीमा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैक्सिमम अमाउंट इंश्योर फॉर चिल्ड्रेन लाइफ पॉलिसी। बच्चों की पॉलिसी के लिए अधिकतम राशि का आश्वासन दिया जाता है।
तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। आपको चारों में से एक ऑप्शन को कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए फिर इसमें देखिए, पहला ऑप्शन इस पे है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। जो सही है उसे आप कमेंट कीजिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके कमेंट का। तो यहाँ पास देख रहे हैं कि हमारा आंसर जो है तो सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी सेंड थ्रू IMO। न्यूनतम एवं अधिकतम राशि क्या है जो कि IMO के माध्यम से भेजी जा सकती है। तो यहाँ पास आपको बताना है कि IMO जो होता है इसके थ्रू आप कम से कम और अधिकतम कितनी राशि भेज सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1000 से 40,000, 2000 से 50,000, 1000 से 55,000 और 1000 से 50,000। तो यहाँ पास आपका जो सही उत्तर है वो एकदम से सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 1000 से 50,000 रुपये तक भेज सकते हैं। 1000 आपका मिनिमम है और 50,000 आपका मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो खास तौर से बनाई जा रही है मॉडल पेपर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग का कमेंट था कि एक मॉडल पेपर हम बनाकर आप तक शेयर करें। तो यहाँ पास फिर से अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ UPU। तो आपको यहाँ पे UPU का फुल फॉर्म बताना है, यूनिवर्सल पेमेंट यूनियन, यूनिवर्सल पार्सल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा उसे आपको कमेंट कर देना है। तो अपन पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो इसका ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, मतलब आपका डी नंबर एकदम सही है। अगला प्रश्न है, सर्किल बैग ऑफिस इज सिचुएटेड एट। सर्किल बैग ऑफिस खाली स्थान पर स्थित है। आपको बताना है कि सर्किल बैग ऑफिस होता है वो कहाँ पे स्थित होता है। ऑफिस ऑफ SPO, PMG ऑफिस, हेडक्वार्टर ऑफ HOC एंड स्टेशंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर देना है कि ये कहाँ पास स्थित होता है सर्किल बैग कार्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, हेडक्वार्टर ऑफ HOC। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनी ऑर्डर चेक स्लिप इज प्रिंटेड इज विच कलर। मनी ऑर्डर चेक स्लिप किस रंग में मुद्रित होती है। मुद्रित मतलब होता है प्रिंटेड, छपी होती है। तो यहाँ पास भी 4 ऑप्शन है, येलो, वाइट, पिंक एंड रेड। तो इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि वह किस कलर में इंकित होती है। तो इसका जो सही उत्तर है, तो जो लोग जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में आप अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने 50 में से कितना स्कोर पाया, मतलब 40/50 लिख सकते हैं, 30/50 लिख सकते हैं, 50/50 लिख सकते हैं। आपका जो भी स्कोर आएगा आप उसे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पास इसका जो सही उत्तर है, मनी ऑर्डर चेक स्लिप में कौन से रंग में मुद्रित होती है, ये होती है आपकी रेड कलर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका रेड। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्लू चेक स्लिप रिप्रेजेंटेड नीली जमा पर्ची का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चयन करना है और बताना है कि जो नीली जांच पर्ची होती है का खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करती है। 4 ऑप्शन है, एयर मिल्स, फॉरेन एलमेस बंडल, अनपेड बंडल एंड A एंड B। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। वो ऑप्शन कौन सा है, वो हो जाएगा आपका D, मतलब एयर मिल्स और फॉरेन एयर मिल्स बंडल को ये प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन पोस्टमास्टर जर्नल। पोस्टमास्टर जर्नल की अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको पोस्टमास्टर जर्नल की ये डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। दोस्तों आपको ये बता दें हम कि ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 पे आएगा, उस पर जो डेफिनेशन है उसके अंतर्गत से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके जो प्रश्न शामिल किए गए हैं, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 एवं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से लिए गए हैं। ठीक है। तो ये अपना वॉल्यूम 5 का क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पास प्रिंसिपल CPMG, रीजनल PMG,
तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो पोस्ट मास्टर जनरल की अभिव्यक्ति का अर्थ होता है सारी चीज़ें होते हैं, मतलब ऑल ऑफ द एबव आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग ऑफिस ऑफ हेड ऑफिस बीओ एंड एसओ। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन हेड ऑफिस बीओ एंड एसओ का लेखा कार्यालय होता है। तो यहाँ पास भी जो आप ये क्वेश्चन लिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से लिया गया है। उस पर आप पढ़े होंगे प्रधान डाकघर। तो प्रधान डाकघर जो है तो वहीं से इसका प्रश्न लिया गया है। उस पर बताया गया है कि हेड ऑफिस बीओ और एसओ जो होता है वो प्रधान डाकघर जो होता है वो सारे का लेखा कार्यालय होता है, क्योंकि हेड ऑफिस में एसओ का लेखा कार्यालय भी होता है और हेड ऑफिस से बीओ भी अटैच होता है। तो सारे का कौन हो जाएगा, हेड ऑफिस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, डी, मतलब डी नंबर एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिए, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस एट हेड क्वार्टर ऑफ हेड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड, मतलब एचओसी में प्रथम श्रेणी के प्रमुख कार्यालय को कहा जाता है। तो इसका भी 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है। ध्यान दीजिएगा, एक सही होगा या फिर चारों सही होंगे। तो फिर चारों होंगे तो फिर आपको नन ऑफ द एबव ही करना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, सी नंबर, जीपीओ, जर्नल पोस्ट ऑफिस। अगला प्रश्न है, विच सेक्शन कंटेंट प्रोहिबिटेड आर्टिकल, किस अनुभाग में निषिद्ध लेख हैं। किस सेक्शन में निषिद्ध आर्टिकल हैं। निषिद्ध आर्टिकल मतलब प्रोहिबिटेड आर्टिकल के बारे में अपन जब पढ़े हैं तो सबसे शुरू में ही अपन बताए हैं कि सेक्शन 1 पे आपका पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 2 जो है 3 में क्या है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, और 4 में आपका क्या हो जाएगा, निषिद्ध आर्टिकल मतलब प्रोहिबिटेड आर्टिकल। तो ये किस में आ जाएगा, सेक्शन नंबर 4 में आ जाएगा। मतलब आपका आंसर एकदम सही है, डी नंबर का। अगला प्रश्न है, बीओ के मामले में प्रभारी अधिकारी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑफिसर इन चार्ज इन केस ऑफ बीओ विच। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो ब्रांच ऑफिस होता है उसका जो प्रभारी अधिकारी होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जीडीएस एमसी, जीडीएस एमडी, या फिर डाक सेवक, या फिर कहते हैं बीपीएम। बीपीएम मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि आप सभी लोग हैं लगभग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीपीएम। अगला प्रश्न है, ऑफिस विच रिसीव एंड सॉर्ट बैग बट डोंट ओपन इट इज। कार्यालय जो बैग प्राप्त करता है और उसे छांटता है लेकिन उसे खोलता नहीं है। 4 ऑप्शन इस पे भी हैं, एसओ, एचआरओ, ट्रांजिट ऑफिस और हेड ऑफिस। तो इसमें से 4 ऑप्शन है जिसपे कि क्या होता है कि बैग को प्राप्त करता है, उसे छांटता है लेकिन खोलना नहीं है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर इस पे सी। ट्रांजिट ऑफिस जो होता है, तो ट्रांजिट ऑफिस का काम ही होता है कि छटाई करना लेकिन उसे खोलना नहीं होता है। तो ये भी आपका पोस्टल वॉल्यूम 5 से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है, चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पोस्टल डिवीजन इज। पोस्टल डिवीजन का अधिकारी, प्रभारी, मुख्य अधिकारी कौन है, वही चीज़ पूछा गया। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो पोस्टल डिवीजन होता है, तो डिवीजन का जो मुख्य अधिकारी होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सीपीएमजी, एसपी, आईपी एंड एसडीआई। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको लगभग पता होगा, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं पोस्टल डिवीजन, तो ये सबको पता होगा। फिर भी चलिए इसका आंसर जल्दी से हम सामने करते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर, एसपी। एसपी मतलब होता है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अ सिंगल अकाउंट होल्डर कैन डू इन एमआईएस। मतलब एक एकल खाता धारक अधिकतम कितना निवेश एमआईएस में कर सकता है। तो ये ऑप्शन आपका बैंकिंग से रिलेटेड हो जाएगा, जो कि आपके वेबसाइट में या फिर जानते ही होंगे। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग को इसके आंसर पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.5 लाख, मतलब 4.5 लाख रुपए एक व्यक्ति एमआईएस कर सकता है। और यदि ज़्यादा करना है तो फिर क्या होगा, डबल करना पड़ेगा। मतलब ज्वाइंट खाता होगा तब 4.5 लाख एक व्यक्ति और 4.5 लाख दूसरे में, मतलब एक ही खाता में ज्वाइंट खोलेंगे तो 9 लाख का हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, 4.5 लाख। अगला प्रश्न, मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर पोसा अकाउंट।
पोसा अकाउंट में कई लोग कन्फ्यूजन हो गए थे कि पोसा अकाउंट होता क्या है। पोसा अकाउंट का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, मतलब कि जिसे अपन एसबी अकाउंट कहते हैं, ठीक है, बचत खाता, वही होता है पोसा अकाउंट। तो पोसा अकाउंट के लिए आवश्यक न्यूनतम शेष राशि क्या है? पहले के डेट पे तो नील था, कुछ नहीं मेंटेन करो, 0 रख सकते हो, 50 रख सकते हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे 500 रुपये आपको रखना है। और 500 यदि आप उस पर नहीं रखते हैं तो साल भर में आपका 100 रुपये पेनाल्टी चार्ज भी लगेगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इस पर क्या सही है। आपको न्यूनतम 500 रुपये बैलेंस रखना है पोसा अकाउंट पे, और जब पोसा अकाउंट ओपन करेंगे सेविंग अकाउंट तो उस पर 500 रुपये मिनिमम बैलेंस से ओपन भी होगा। अगला प्रश्न है व्हेन इंटरेस्ट रेट इज टीडी इज कैलकुलेटेड, टीडी की ब्याज दर की गणना कब की जाती है? टीडी जो होता है तो इसकी जो ब्याज दर की गणना की जाती है किस प्रकार से की जाती है? एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो टीडी खाता होता है जिसपे आप कमीशन बना कर लेते हैं मस्त अच्छा सा, तो उसमें जो ब्याज मिलता है ग्राहक के खाते में तो वो एनुअली मिलता है, हाफ ईयरली मिलता है या फिर क्वार्टरली मिलता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वार्टरली। इसे अपन बहुत बार देख चुके हैं, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, क्वार्टरली होता है। अगला प्रश्न है अमाउंट नीडेड फॉर ओपनिंग एंड टीडी अकाउंट इज, मतलब कहा गया है कि टीडी खाता खोलने के लिए आवश्यक राशि है, तो टीडी खाता आप कम से कम कितने रुपए से खुलवा सकते हैं, उसकी जो कंडीशन है तो क्या है? 1000 रुपये, 200, 500, 100। तो जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि होगा 1000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, टीडी खाता को आप 1000 रुपये से ही ओपन करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है मिनिमम अमाउंट रिक्वायर ऑफ फॉर पीपीएफ इज, पीपीएफ के लिए न्यूनतम राशि आवश्यक है। पीपीएफ खाता को आप कितने रुपए से खुलवा सकते हैं? न्यूनतम खाता जो होता है तो ये होता है आपका 500 रुपये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोस्तों हम आपके कमेंट का इंतज़ार अभी नहीं कर रहे हैं, जल्दी से ही समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप अगर जानते हैं इसका आंसर, जो भी हमारे क्वेश्चन सामने आते हैं तो आप उसके आंसर को आप जल्दी से कमेंट ज़रूर करें। हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर ही रहे हैं और देखेंगे कि कितने लोग हमारी इस वीडियो को देखकर और अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, मतलब सही उत्तर दिए हैं। तो जो लोग भी कमेंट करेंगे उसको लाइक किया जाएगा। और यहाँ से हम बढ़ाते हैं अब अपना अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही सिंपल है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ विड्रॉवल फ्रॉम पीओएसए अकाउंट इज, तो यहाँ पास आपको बताना है कि जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उससे अधिकतम उसकी निकासी है, तो निकासी आप अधिकतम कितना कर सकते हैं? 10,000 रुपये, 20,000, 25,000 या फिर नो लिमिट। तो यहाँ पास हम आपको बता दें कि जो पीओएसबी अकाउंट होता है उसमें से आप कितना भी अमाउंट निकाल सकते हैं पैन कार्ड अटैच करने के बाद। यहाँ पास जो 25,000 रुपये है तो 25,000 डिपॉजिट है जो कि बीओ से होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप ब्रांच ऑफिस से अधिकतम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, तब आप 25,000 रुपये लिख देते, ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी, नो लिमिट। अगला प्रश्न है लोन फ्रॉम एन आरडी अकाउंट कैन बी टेकन आफ्टर, कब आरडी खाते से ऋण लिया जा सकता है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। और लगभग हमारी जो टेस्ट परीक्षा हुई थी तो इसमें काफ़ी सारे लोग का क्वेश्चन गलत भी हुआ, क्योंकि इसका आंसर मैक्सिमम लोग को पता ही नहीं है। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, नन ऑफ द एबव। तो इस पर थोड़ा ज़्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से गलती हो सकती है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर का मतलब ये होता है कि जो हमारा आरडी खाता होता है अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है और यदि हम उसे क्लोज करवाना चाहते हैं, बंद करवाना चाहते हैं, तो 3 साल में से हम बंद करा सकते हैं, ठीक है। 2 साल में इसमें कुछ भी होता नहीं है। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर में क्या होगा कि जो भी हमारा अकाउंट में पैसा होगा उस पूरे पैसे को हम विड्रॉवल कर सकते हैं विद इंटरेस्ट के साथ में। लेकिन लोन की सुविधा इसमें कब मिलेगी हमें? लोन की सुविधा इस पर ऑप्शन दिया नहीं गया है, लेकिन जो हमारा अकाउंट जिस डेट पे ओपन होगा उसके 1 साल बाद, ईयर,
ठीक है, उसके 1 साल बाद अब इससे ऋण ले सकते हैं। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो एक साल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पास अब एक नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, मतलब नन ऑफ द एबव। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको यहाँ पास देखना है कि मैक्सिमम अमाउंट टू ओपन आ SCSS इस SCSS को खोलने के लिए अधिकतम राशि क्या है। तो SCSS को आप अधिकतम कितनी राशि तक ओपन कर सकते हैं। हमारी जो क्वेश्चन है तो लगभग ज़्यादा बैंकिंग से मैच कर रहे हैं, तो जो लोग बैंकिंग के बारे में ज़्यादा जानते होंगे वो बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। 10 लाख, 25 लाख, 15 लाख और 30। इसका जो सही आंसर हो तो हो जाएगा सी नंबर, मतलब 15 लाख। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ MIS। MIS की परिपक्वता अवधि क्या है। यहाँ पास आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक सही है जिसे आपको बताना है। 3 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर एंड 2 ईयर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगभग इसका आंसर सबको पता होगा। फिर भी अगर जिसको नहीं पता है उसके लिए हाजिर है इसका आंसर, देख सकते हैं 5 साल। MIS खाते की जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 साल होती है। इसके पहले हम जो बैंकिंग की वीडियो बनाए हैं, तो बैंकिंग की वीडियो को आप देखना, उसकी लिंक हमारे इस यहाँ पे देखिए ये आ रही है, आप इसे क्लिक करके देखना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नीचे आपको मिल जाएगी, वहाँ से देखना। सभी अकाउंट के बारे में एकदम डिटेल से बताया गया है, कौन से अकाउंट को कब खोलना है, कब क्या करना है, सारी जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कॉस्ट ऑफ इशूइंग अ 10 लीव्स चेक बुक फॉर पोसा इज। मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के लिए 10 पत्ते वाले चेक बुक जारी करने की लागत है। तो यहाँ पे भी आपको आंसर बताना, जिसपे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर ए में है 10, बी में 2, फिर ई या फिर 50। तो यहाँ पास आपको जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्री। 10 पत्ते का अगर चेक बुक जारी करेंगे तो उसकी लागत क्या है, फ्री है। अगला प्रश्न है मिनिमम अकाउंट ओपनिंग अमाउंट फॉर KVP इज। किसान विकास पत्र के लिए न्यूनतम खाता खोलने की राशि क्या है। किसान विकास पत्र खाता खोलने के लिए न्यूनतम जो राशि है, राशि कितनी हो जाएगी, बी नंबर, 1000 रुपये से किसान विकास पत्र को आप ओपन करवा सकते हैं। पहले इसका राशि कम था, अभी तो 1000 रुपये प्रेजेंट टाइम पे है। अगला प्रश्न है हाउ मनी RD अकाउंट्स अ पर्सन कैन ओपन इन 1 पोस्ट ऑफिस। इस पे कहा गया कि एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है, एक पोस्ट ऑफिस में कितने सारे अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो यहाँ पास 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 या फिर मनी। तो यहाँ पे जो एक अकाउंट है, एक अकाउंट आपका SB का खोला जा सकता है, ठीक है, MIS का खुलेगा, PPF का खुलेगा। बाकी जो RD खाता होता है, RD खाता को आप कितने सारे भी खुलवा सकते हैं, आपके बचत के ऊपर होता है, आप जितना चाहो उतना खुलवा लो। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है TD अकाउंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम 1 पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि एक TD खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है। आपको यहाँ पे बताना है कि यस, हाँ या नहीं, होता ही नहीं क्या है। ठीक है, बी में है यस और सी में है नो, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पास आपको यस और नो में जवाब देना है। तो इसका आंसर जो है, तो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप किसी भी खाते को ट्रांसफ़र करा सकते हो, तो TD भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोहिबिटेड आर्टिकल। निम्नलिखित में से कौन सा एक निषिद्ध लेख है। निषिद्ध लेख में आपको हम बताए थे पहले ही, जब इसकी वीडियो बनाए थे, उसमें सारी चीज़ एक्सप्लेन की गई थी कि विस्फोटक, एक्सप्लोसिव जो होता है, अश्लील पत्र, ठीक है, या फिर पिन, या फिर इसमें क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। अगर ये तीनों चीज़ें अगर आपके किसी भी लेटर में या किसी भी चीज़ में है, तो ये सारी चीज़ किस पे आती हैं, सेक्शन नंबर जो 4 में है प्रोहिबिटेड आर्टिकल, उस पर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मतलब इसका आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोस्ट मास्टर एक हानिकारक लेख को देखने के बाद किससे संपर्क करेगा।
पोस्ट मास्टर आफ्टर इशूइंग अ इंजूरियस आर्टिकल कंटेंट वूम। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर पोस्ट मास्टर कभी कोई ऐसे आर्टिकल को देखता है जो कि हानिकारक है, गलत है, तो फिर किससे संपर्क करेगा? डीजी को, पोस्टल असिस्टेंट को, एचओसी को या फिर पुलिस को। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चयन करके बताना है कि किसे संपर्क करेगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हेड ऑफ सर्किल को करेगा। ठीक है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पास आपके 30 प्रश्न जो हैं तो डीओपी के समाप्त होते हैं और इसके बाद हमारे 10 प्रश्न जो है तो अब जीके के चलने वाले हैं। तो अब जीके प्रश्न को अटेंड कीजिए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई तो कितने ईयर के लिए हुई थी वो बताना है। बाल गंगाधर तिलक वाज जेल्ड इन 1908 1908। तो यहाँ पास 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। जो भी सही है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए। आंसर नंबर डी एकदम सही है, 6 ईयर ओल्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक। तो लगभग इसका आंसर काफ़ी लोग को पता होगा क्योंकि ये नारा हम लोग बहुत ज़्यादा बार सुन चुके हैं। फिर भी आपके लिए क्वेश्चन को शामिल किया गया है कि आप इसे ज़रूर याद रखें, क्योंकि इसके पहले एग्ज़ाम जो हुआ था आपका पोस्टमैन का या फिर उसको, तो उसमें स्लोगन वाले क्वेश्चन भी आए थे। इसलिए स्लोगन जो है तो इसको आपको सारे स्लोगन याद कर लेना है। क्या पता कौन से स्लोगन आपकी परीक्षा में आ जाए, इसलिए हमने भी इसे शामिल किया। और इसका आंसर आपका डी एकदम सही है, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, हु इज नोन एज शेर ऑफ पंजाब? शेर ऑफ पंजाब के रूप में कौन जाना जाता है? तो यहाँ पास भी आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसपे कि आपको बताना है शेर ए पंजाब के रूप में कौन जाना जाता है। 4 ऑप्शन में से आपको जो सही ऑप्शन है लगभग इसको सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, फिर भी इसका आंसर हम जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब का जो है तो शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कितनी भाषाओं की संख्या है। 15, 18, 20 और 22। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? जो इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं उनकी जो टाइमिंग होती है सेवानिवृत्ति तो कितनी है रिटायरमेंट होने की? यहाँ पास भी 4 ऑप्शन है, 60 साल, 65 साल, 55 साल या फिर 62 साल। तो उनकी जो आयु है ये आपको सबको पता होनी चाहिए कि वो कब रिटायर हो जाते हैं। तो उनकी आयु क्या होती है उस टाइम पे? 65 ईयर होती है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पास आपको बताना है कि कुचिपुड़ी इज द मेन फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का ये एक लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? द संकोच रिवर्स फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन विच 2 स्टेट? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो संकोच रिवर है ये कौन से 2 स्टेट के बीच में अपनी बाउंड्री बनाती है। ठीक है। तो यहाँ पास 4 ऑप्शन है, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पास बिहार और झारखंड। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में संकोच नदी क्या है? ये सीमा बनाती है। तो इसका आंसर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीर पांजल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और सिक्किम। इसमें भी 4 ऑप्शन है। अब चारों में से जो भी सही है तो आपका आंसर वही सही माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या सही है। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑर्गेनाइटिंग इन इंडिया? यहाँ पास 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। जो ऑप्शन आपका सही है उसे आपको तुरंत आंसर दे देना है। गंगा, यमुना, सतलज और कृष्णा नदी। तो आपका जो आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। गंगा नदी जो है तो भारत से निकलने वाली नदी है और ये सबसे लंबी है भारत के लिए। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों में लगती है आपको यहाँ पे बताना है, 1, 6, 9 एंड 7। तो यहाँ पास जो सही आंसर है वो आपको तुरंत बता देना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 7। अब यहाँ से हमारे जीके के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आप 41 से चलेंगे 50 तक मैथ के प्रश्न। तो चलिए फिर मैथ का प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पेन और कॉपी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जल्दी से वीडियो को रोक करके पेन कॉपी ले सकते हैं ताकि आप हमारे साथ में इसका सवाल को भी सॉल्व कर सकें और हम देखेंगे कि आप कितना जल्दी इसका आंसर सॉल्व कर पाते हैं और कितना टाइम हमें लगता है सॉल्व करने में। चलिए फिर प्रस्तुत है आपके लिए मैथ का पहला सवाल, जो कि है बोर्ड मास से। सॉल्व करना है इसे। 18 प्लस कोष्टक है 44 माइनस 13 कोष्टक ऑफ माइनस 35 डिवाइडेड 7। तो यहाँ पे आपको आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आपके लिए थोड़ा सा समय दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व कीजिए। जो भी आंसर है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। लगभग आपका आंसर आ चुका होगा। इसका आंसर ए नंबर 44 एकदम सही है। चलिए फिर हम दिखाते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व किए हैं। ये देखिए सॉल्यूशन जो है तो 18 प्लस इस तरह से किया गया है। मैथ का जो सॉल्यूशन यहाँ पास आएगा, तो अगर आपको लेट लगता है तो आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा और रोकने के बाद आप इसे अच्छी तरह से देख लेना। और आगे के जो सवाल हैं यदि आपको थोड़ा सा अलग लगेंगे तो एक काम करना कि उसका स्क्रीनशॉट भी रख लेना ताकि आपका सलूशन एकदम से मिल जाए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 46% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो इसमें आपको सही बताना है कि वो कितना परसेंट उसमें आंसर आना है। तो यहाँ पे भी दोनों लैंग्वेज पे आपका सवाल दिया गया है। आपका जो सही आंसर है वो जल्दी से जल्दी आप निकालिए और उसे कमेंट कीजिए। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं आपके आंसर का। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, क्या पता कौन सा आंसर है। आपको जब सॉल्व करेंगे तभी ये आंसर सही निकलेगा। 10%, 4%, 7% और 3%। चलिए फिर वीडियो में देरी ज़्यादा हो जाएगी, हम इसका आंसर शो कर रहे हैं कि 10% होगा। ठीक है। अब 10% कैसे होगा, अब ये देखना है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, देखिए माना तीसरी संख्या 100% है। ठीक है। और 1, 2, 3 इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर आपको फाइंड कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर पे चावल को 63 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि 20% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। 10% हानि होती है 63 रुपये के हिसाब से बेचने पर, और वो चाहते हैं कि उनको 20% का लाभ मिले। तो फिर विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है कि हम कितने रुपए में उसे बेचें। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 4 दिया गया है और 4 में से एक सही है, वो आपका क्या हो जाएगा, होगा आपका आंसर नंबर डी सही, 84। अब 84 कैसे सही होगा ये देखिए इस प्रकार से। यहाँ पास पूरा सलूशन दिया गया है, आप वीडियो को रोकिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, उसके बाद जो आंसर आपका होगा आप मैच कीजिएगा। और इसे आप ये भी देखना कि आप इसे किस विधि से सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास इससे अच्छी कोई ट्रिक है तो आप वो भी बता दीजिएगा कि आप कैसे निकालते हैं। अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया गया है, 25, 15, 30 और 35। तो इसका आंसर जो भी हो तो आप बताइए, या फिर हम तो शो ही कर रहे हैं। तो चलिए शो कर देते हैं वीडियो में
जल्दी हो जाएगा थोड़ा समाप्त करने में। ए नंबर होगा 25 और इसे कैसे सॉल्व किया गया है ये भी देख लीजिए। 20% का आप निकाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ से इस प्रकार सॉल्व करने के बाद 25 अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल है एकदम से, आप देखिए और समझ जाइए। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है तो ब्याज की दर की गणना कीजिए। कोई भी ऐसी निश्चित राशि है जो कि डबल हो जा रही है 10 वर्षों में, तो उसे अपन को कैलकुलेट करके बताना है। तो इसका आंसर एकदम सही और एकदम तुरंत मिल जाएगा। यदि आप अच्छी तरह से मैथ को पढ़ते हैं तो आप आंसर बस देख के ही बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो चलिए देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा 10%, ठीक है। और 10% और इसका जो सॉल्यूशन है इस प्रकार से कुछ किया गया है। अगला प्रश्न, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 साल में 2400 रुपये और 5 साल में 3000 रुपये हो जाती है। ब्याज दर की गणना कीजिए या ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बताने कि 2 साल में 2400 रुपये हो जाती है और 5 साल में 3000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर जो है तो क्या है। तो ये भी बहुत सिंपल है। यदि आप साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 10%। और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसे निकाला गया है। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है। 5वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 5 संख्याओं का औसत 46 है और उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो 5वीं संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पास भी 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन आपका सही है और जो भी ऑप्शन सही है तो आप उसे कमेंट जरूर करें। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी 50, आपका एकदम सही हो जाएगा। और ये किस प्रकार से निकला है आप ये भी देख लीजिए। दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 230 और 180। अगला प्रश्न है, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, टाइम एंड वर्क से लिया गया है और ये सवाल लगभग काफ़ी सारे लोग देखते ही आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। और ये कैसे निकला है इसे भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस पर क्या करना है, 12, 15, 20 का एलसीएम लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए जिससे आप एलसीएम लिए हैं, और जितना भी आया उसे 12 पंचे 60 कर दीजिए, खत्म कहानी। अगला प्रश्न है, एक लड़का अपनी वास्तविक गति की 10/9 गति से दौड़ता हुआ 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड में 39 किलोमीटर दूरी तय करता है। लड़के की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमारा हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पास आपको किलोमीटर प्रति घंटा में समय को पूछा गया है ऑप्शन में, और वहाँ जो सवाल में दिया गया है तो वहाँ पे दिया गया है घंटे, मिनट और सेकंड में। तो सबसे पहले आपको पूरे टाइम को घंटे में चेंज कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए नंबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका जो सलूशन है वो भी आप सामने देख सकते हैं, थोड़ा लंबा है तो इसके लिए आप क्या कीजिए, वीडियो को अच्छे से रोक दीजिए और फिर देखिए कि इसे किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। और यदि हम अभी सॉल्व करेंगे तब तो लगता है कि हमारी आज की वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। इसलिए हम अब अगला प्रश्न बढ़ाते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट होगा, और आप लोग भी अब थक गए होंगे शायद तक। तो चलिए देखिए, लास्ट प्रश्न एकदम फिर से है और एकदम सिंप्लीफाई करना, एकदम सिंपल सा सवाल है। 37 माइनस कोष्टक 5 प्लस कोष्टक 28 माइनस कोष्टक फिर से आ गया 19 माइनस 8, फिर कोष्टक छोटे बड़े लेके सब क्लोज हो गए। तो यहाँ पे आपको सॉल्व कर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, 15, 16, 17, 18। तो ये जो लोग मैथ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिसका मैथ एकदम मजबूत है, वो लोग इसे तुरंत कर सकते हैं और हम तो कर ही देंगे। 16 आ गया इसका आंसर, बी नंबर। और इसे कैसे करना है, 1 सेकंड में आंसर भी आ गया 16। तो दोस्तों आज हमारे 50 प्रश्न यहीं पे समाप्त हो गए जो कि मॉडल पेपर था।
और इसी प्रकार से आगे भी एक दो पेपर अभी हम बना के दिखाएंगे आपका MTS एग्ज़ाम तक में, ताकि आपकी जो स्टडी है अच्छी तरह से हो जाए। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा ही नॉलेज मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किताब लेकर सिर्फ बैठ जाएं। पढ़ने का मतलब यह है कि आप जब भी किताब लेकर बैठें तो आप उसे अच्छी तरह से पढ़ें, आपका मन उस पढ़ाई पे होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि किताब को ले लेते हैं और 2 घंटा 4 घंटा बीत जाता है, लेकिन वह जो चीज़ें पढ़ते हैं वो दिमाग में घुसता नहीं है। तो आपको ये करना है कि आप अगर 10 मिनट भी पढ़ते हैं, 20 मिनट भी पढ़ते हैं, तो आप ऐसे पढ़िए कि जितनी चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें दिमाग में घुस जाएं और वो फिर वहाँ से निकले नहीं। हाँ तो दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी है? यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आई है तो आप इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।